बताइएगा। बाल गंगाधर तिलक जी को, गोपाल हरि देशमुख को, या यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को? बताइएगा। तो सर देखिए, अगर हम बात करें इनकी या इनकी या इनकी, चलो पहले इनको, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता जी, इनको कहा जाता है देश प्रिय, ठीक है ना। इनको जो उपाधि है वो है देश प्रिय की, पॉइंट नंबर 1, मतलब सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता सर। गोपाल हरि देशमुख, इनको कहा जाता है लोकहितवादी, लोकहितवादी इनको कहा जाता है। इनको कहा जाता है सर भारतीय क्रांति का जनक, भारतीय क्रांति का जनक कहा जाता है। तो क्या फिर इसका डी ऑप्शन सही है? फिर तो डी ऑप्शन सही हुआ, मारेंगे सुधर जाओगे, ए ऑप्शन ही सही है। हम इसीलिए कई बार क्या होता है ना, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट वेट करते रहते हैं कि ये जिस जिस ऑप्शन को बताएंगे वो तो होगा नहीं, तो मार दो फिर जो बच गया, तो डी बच गया तो डी पे मार दो, इनमें से कोई नहीं, पिटाई खाओगे। देखो लेकिन बहुत सारे बच्चे ए कर रहे हैं, डी वाले, शर्म नहीं आ रहा तुम लोग को थोड़ा सा? ना लायक कहेंगे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ए ऑप्शन। अगला, आजाद हिंद फौज में नेताजी ने किसे कर्नल की उपाधि दी थी? सब्जेक्ट तो वही है हिस्ट्री, लेकिन अब देखो जो पूछने का तरीका है, लेवल है, सब बदल गया है। शाहनवाज खान, लक्ष्मी सहगल, अजबुन निशा, निजामुद्दीन। अच्छा एक आप लोग को इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, ये दोनों लोग ये हस्बैंड थे और ये वाइफ थी, जो दोनों लोग आजाद हिंद फौज को ज्वाइन किए थे, हस्बैंड वाइफ। और मजेदार बात ये भी है कि ये जो आपके निजामुद्दीन जी हैं, निजामुद्दीन जी ने यह क्लेम किया है कि 20 अगस्त 1945 को हमने नेताजी को देखा। इन्होंने सितांग नदी के पास, निजामुद्दीन जी की अगर बात मानी जाए, ये आजाद हिंद फौज के सैनिक थे और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि 20 अगस्त 1945 ईस्वी को मैंने खुद नेताजी को सितांग नदी के किनारे देखा, उनको छोड़ करके मैं आया। इससे इस बात पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का निधन एरोप्लेन एक्सीडेंट में हुआ था? क्योंकि उन्हीं के, आजाद हिंद फौज के, जिनको उन्होंने कर्नल की उपाधि दी थी, निजामुद्दीन जी को उन्होंने कर्नल की उपाधि दी थी, इन्होंने यह क्लेम किया है कि जो डेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के मरने की बताई जाती है वो गलत है, क्योंकि मैं 20 अगस्त 1945 को सितांग नदी के किनारे नेताजी को देखा था, मैं उनसे मिला था, मैं उनसे बात किया था। और इधर कहा जाता है कि 1943 में ही एरोप्लेन दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। पॉइंट समझ रहे हो? तो इसलिए बड़ा विवादित हो जाता है नेताजी का शहीद होना। चलो खैर, शाहनवाज खान को भी याद रखना, इनको मेजर की उपाधि मिली हुई थी नेताजी के आजाद हिंद फौज में, ठीक है। आजाद, बताओ, मजेदार जानकारी नहीं मिली। और अजबुन निशा निजामुद्दीन जी की वाइफ हुआ करती थी। कैप्टन की उपाधि, इनको कैप्टन कहा जाता था, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। अगले पे आएंगे, नरबली प्रथा समाप्त करने वाला अंग्रेज कौन था? देखो गवर्नर जनरल वायसराय, इनसे एक क्वेश्चन रहता है। तो नरबली, एलन बरू सर, ये तो सर दास प्रथा समाप्त किया था। एलन बरू कौन सी प्रथा समाप्त किया था? तो लल्ला दास प्रथा। अब देखो ये 4-5 प्रथाएं हैं जो आपसे पूछता है, जैसे आपसे पूछ देता है ये ठगी प्रथा किसने शुरू किया, समाप्त किया था? ठगी प्रथा जो है वो समाप्त किया था, ये जो है आपके विलियम बेंटिक। इसी ने सती प्रथा भी समाप्त किया था। अब चूंकि सती प्रथा आपको याद रहता है, इसलिए फिर हम उस पर ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं कि ठीक है यार आपको सती प्रथा याद है तो फिर ठीक है। जॉन सोर या फिर आपके हार्डिंग प्रथम, बताइएगा। जॉन सोर, ये जॉन सोर, जैसे आज का वो नहीं होता कि नवजात शिशु कन्या प्रथा, कन्या हत्या प्रथा, जो छोटी छोटी बच्चियां होती थी, वो पैदा हुई, घर वाले अरे लड़की पैदा हुई है ये वो कह करके गंदी सोच के इंसान लोग कन्या हत्या प्रथा को बंद करवाया था। किसने? प्रथा को जॉन सोर ने। पहले के समय ऐसा होता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, कि घर में छोटी बच्ची पैदा हुई उसको मार डालते थे। लड़कियों को बोझ समझने वाले आज भी कई समाज के कीड़े समाज में मौजूद हैं जो लड़कियों को बोझ समझते हैं। अब सोचो ये अंग्रेजों के समय अंग्रेज आकर के इसको बंद करवा रहे हैं। खैर, और इसका राइट आंसर है हार्डिंग प्रथम, जिसने नरबली प्रथा को बंद कराया था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है ना। चलो तो अगले पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है सर। डी ऑप्शन, निम्न में से किसे वैदिक होगा यहां पे, ठीक है ना, किसे वैदिक, वैदिक युग में वर्षा का देवता। कल मैंने ऐसे आपको क्वेश्चंस पढ़ाए थे, कल मैंने आपको 4 देवता पढ़ाए थे, अब आज फिर 4 पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं 5-5 क्वेश्चन के सब्जेक्ट वाइज लेके चल रहा हूं। आप मेरे कंटेंट को कहीं से भी चेक कर लेना, मैं आपको अब जब ठान लिया हूं कि स्टैंडर्ड जाएगा तो जाएगा। चलो बताओ इसमें क्या होगा सर। देखिए, पार्जन्य, मारुत, रुद्र या इंद्र। इंद्र तो किला तोड़ने वाला देवता है, ठीक है ना, किला तोड़ने वाले देवता, किला तोड़ने वाले देवता वो इंद्र हैं। इंद्र को पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है, पुरंदर के नाम से भी। तो सर मतलब ऑप्शन ए तो नहीं है। रुद्र, रुद्र तो सर पशुओं के देवता हैं। कल हमने पशुओं की झुंड की देवी का नाम भी बताया था, कल वाले में। ये पशुओं के देवता रुद्र, रुद्र पशुओं के देवता को कहा गया, ठीक है ना, रुद्र कहा गया। मारुत, मारुति नंदन, हनुमान जी, तूफान का देवता, ठीक है ना, तूफान का देवता ये मारुत। तो बचा कौन सा? पार्जन्य। पार्जन्य जो है वर्षा के देवता कहलाते थे। जिनको नहीं तैयार रहेगा वो इंद्र टिक मार के आएंगे कि अरे इंद्र, इंद्र, इंद्र को पुरंदर किला तोड़े। पार्जन्य वर्षा का देवता, मारुत तूफान और हवा का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, धौ सबसे प्राचीन देवता, ठीक है ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे जाएंगे 4। 5वां क्वेश्चन के बाद सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा।
पांचवें क्वेश्चन के बाद हम लोग आ जाएंगे पॉलिटी या जियोग्राफी पे, एक सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन अगर मैं पढ़ाता हूं तो 20 इंफॉर्मेशन रहती है। क्यों? क्योंकि मैं हर क्वेश्चन एक्सप्लेन आपको करता हूं। इसका क्या होगा सर, देखो एक्चुअली हर वेद को किसी ना किसी ऋषि ने, जैसे वेद व्यास जी ने तो उसे संकलित किया वेदों को, लेकिन आम जनता को किसी ना किसी ऋषि ने गाया, सुनाया या बताया। फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद को आम जनता को किसने सुनाया, गाया या बताया? तो दैट इज होत्र नाम के ऋषि ने। अध्वर्यु, ये यजुर्वेद, ठीक है ना, यजुर्वेद को अध्वर्यु ने गाया, सुनाया या बताया। सामवेद, उद्गात्र ने सामवेद को, गोपथ ने अथर्ववेद को, ठीक है ना, गोपथ ने अथर्ववेद को गाया, सुनाया या फिर बताया। ये यजुर्वेद है, सामवेद, ये ऋग्वेद। और अच्छा, मैं सामवेद हूं ऐसा किस देवता ने कहा है? भगवान श्री कृष्ण जी, ठीक है ना, ये बात याद रखना, भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं को सामवेद कहा है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कभी कभी मिलते हैं, ठीक है ना। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर जीडी की क्लास कब चालू होगी? लल्ला, ये 10वीं पास के लिए, 12वीं पास के लिए ही क्लास चल रही है। अब यही सब जीडी और एमटीएस सब में रहता है। हालांकि मैं खुद भी सोच रहा हूं कि क्यों ना एमटीएस के साथ साथ जीडी फाउंडेशन भी स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि दोनों का लेवल एक जैसा है। और नवंबर में जब आपके एमटीएस का एग्जाम होता रहेगा, उसी समय जीडी का फॉर्म आएगा और करीब इस बार 50,000 वैकेंसी उम्मीद की जा रही है। तो एक छोटा सा वोटिंग मैं आप लोग से चाहूंगा, अगर आप लोग भी सहमत हो कि हाँ सर धीरे धीरे जीडी को भी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया जाए, तो Y182 लिखिएगा कि सर बिल्कुल सही है। क्योंकि यार देखो, एमटीएस आपका हो जाना है नवंबर में, जीडी और यूपी पुलिस इन दोनों के लिए जो लोग सहमत हो वो लिखे कि हाँ सर उस टाइप का लाना शुरू कर दो। तो मैं कुछ नहीं, बस क्वेश्चंस का लेवल इधर उधर होगा, बाकी टॉपिक तो यही रहना है यार। जीडी में भी नृत्य मेला, बाबर अकबर, यही पूछना है। उत्तर प्रदेश पुलिस में भी नृत्य मेला, महोत्सव, बाबर अकबर, नदी, पहाड़, त्योहार, पठार, यही तो पूछना है। हाँ, तो वही बात है। और इस बार उसमें 50,000 वैकेंसी आएगी, 50,000 आएगी। और उत्तर प्रदेश पुलिस का भी फॉर्म, बहुत वैकेंसी आने वाली है उसमें भी। जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है बताइएगा? सर देखिए, जौ की अगर बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, ठीक है ना। जौ का कहां पे होता है सर? महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में सर गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सब्जी का, जितने भी सब्जी हैं उनका उत्पादन होता है। दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। राजस्थान में सर तिलहन और दलहन, इधर सर सोयाबीन का और दलहन और ऊपर में तिलहन। यहां पे एक चीज और होता है मध्य प्रदेश में, दैट इज सोयाबीन। इसीलिए मध्य प्रदेश को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सोया प्रदेश। सोया प्रदेश, सोने की वजह से नहीं भैया, ये हम लोग इस वजह से जानते हैं क्योंकि ये आपके क्या करता है, मध्य प्रदेश में इसका प्रोडक्शन ज्यादा है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, और अगला क्वेश्चन तो डी ऑप्शन। पखवाज के प्रसिद्ध गायक कौन है? पखवाज के प्रसिद्ध गायक है तोताराम शर्मा जी, ठीक है। अगले पे आएंगे, शंकर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? अब कौन स्टूडेंट कहेगा कि सर ये एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल में नहीं आएगा, या उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपीएसआई में नहीं आएगा? सर शंकर खान जी का संबंध है सारंगी से। अब यहां पे मैं इसलिए नहीं डिटेल कर रहा हूं क्योंकि इतना तो आप कई बार पढ़ते हो यार। अब बताओ कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित है? देवधर क्रिकेट से है, विमल्डन टेनिस से है, बचा कौन? रोवर्स कप, गुरु देख लो भाई, क्लियर है कि देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से है। विमल्डन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, ये सब टेनिस से है। बचा रोवर्स कप, ठीक है ना। संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, फीफा, ये सब फुटबॉल से है। अबोर किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? अबोर सर प्रमुख जनजाति है अरुणाचल प्रदेश की। अंडमान निकोबार की ओंग, सोमपैन, जारवा, सेंटलीज, ठीक है ना। और उधर से आपके लेप्चा याद रखिएगा, तमिलनाडु से टोडा याद रखिएगा। ये 4 जरूरी हैं। मैं इनको बोल इसलिए दिया क्योंकि ये स्टैटिक का पार्ट है और इनको हम लोग अक्सर करते रहते हैं इसलिए। एक स्टूडेंट, सर आपकी पीडीएफ नहीं मिलती टेलीग्राम चैनल पे। बेटा तुम सही टेलीग्राम चैनल पे ही नहीं जुड़े होगे। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है करेंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर। उसमें मैं स्वेटर पहना हूं, व्हाइट कलर के कॉलर में शर्ट है, और करीब 67-68 हजार के आसपास बच्चे होंगे जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं 7 अक्टूबर को। हो सकता है कुछ लोग इसको 9 अक्टूबर को देखें तो 1,000 बढ़ जाए। उस ग्रुप से जुड़ जाओ, मिल जाएगा, ठीक है ना। अब साइंस और करंट अफेयर आइए सर। भारत ने राजमार्गों का आधुनिकीकरण करने के लिए किस राज्य में अपनी पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू की है? सर ये गुजरात में शुरू किया गया है कि टोल को बीच से हटाया जाए, ठीक है ना, टोल को बीच से हटाया जाए। अच्छा, टोल प्लाजा का नया नियम आ गया है। अब पहले होता था कि आपके फास्टैग में पैसा नहीं है तो आपको दुगना देना पड़ता था। अब अगर आपके फास्टैग में पैसा नहीं है तो टोल प्लाजा वाले से कहिए अपना यूपीआई दो, स्कैन करके देंगे तो जैसे 100 रुपया लगना था तो 200 नहीं 125 रुपया आपको देना होगा। लेकिन अगर आप कैश देने जाएंगे तो दुगना ही देना पड़ेगा। और अगर टेक्निकल इशू की वजह से टोल प्लाजा से पैसा नहीं कट रहा है, वो नहीं काट पा रहा है, तो आपको फ्री वहां से निकलने का अधिकार है। हालांकि टोल प्लाजा वाले कहेंगे अरे नहीं कोनो गड़बड़ी है 20 मिनट से आपको रोक ही लेंगे, तो वो सब तो है ही। खैर, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बन गया है? आज से 2 महीना पहले का ये करंट अफेयर है, एजुकेट गर्ल्स, ठीक है ना, एजुकेट गर्ल्स। आइए अब ये करंट अफेयर है, डेली सुबह 8 बजे चलता है। अगले पाएंगे, निम्न में से कौन सा हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है? सर देखिए, ट्राउमेटिन जो हार्मोन है ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है सर? पेड़ पौधा में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि सर ये पौधों के घाव भरने के काम में आता है। टेस्टोस्टेरोन ये तो सर मेल पर्सन में पाया जाता है। रिलैक्सिन ये ही सर राइट आंसर है फीमेल में। जब वो 9
9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी का होता है, जब वो गर्भवती रहती हैं, उस दौरान बच्चे की जो डिलीवरी हो, बच्चा जो पैदा होता है वो आसानी से पैदा हो जाए, इसलिए रिलैक्सिन नाम का हार्मोन महिलाओं के शरीर से निकलता है, जिससे कि बच्चे के डिलीवरी में आसानी हो। ठीक है ना, मतलब कि जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उतने बड़े बच्चे को शरीर से निकलने के लिए स्पेस भी चाहिए, तो रिलैक्सिन नाम का हार्मोन इसी काम में आता है। ठीक है ना, तो ये रिलैक्सिन महिलाओं में पाया जाता है। अगले पाएंगे, हाँ क्या है महिलाओं में, निम्न में से कौन सा हार्मोन महिलाओं में रिलैक्सिन पाया जाता है? ये डी ऑप्शन को हटा दो। ठीक है ना, इनमें रिलैक्सिन हार्मोन पाया जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है ना, डी पे मत जाना, सी इसका करेक्ट है, रिलैक्सिन पाया जाता है। किस ब्लॉक में धातु, अधातु व उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? मजेदार क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ आज के क्वेश्चंस तुम्हें कैसे लग रहे हैं? बढ़िया बढ़िया है, क्योंकि यार मैंने इनको अपने हाथ से लिखता हूं, प्रीवियस ईयर ऐसे सामने रखता हूं, फिर हाथ से लिखता हूं कि यार बनना तो अच्छा चाहिए। देखो ये ट्रांजिशन डी वाले जो हैं ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं, संक्रमण तत्व। ठीक है ना, ये जो डी ब्लॉक वाले हैं। एस ब्लॉक वाले ऐसा नहीं, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक इसका राइट आंसर है, और इसमें कुल 31 तत्व होते हैं। पी ब्लॉक में 31 तत्व होते हैं, और यही धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व इसमें पाए जाते हैं। ठीक है ना, सभी प्रकार के, तो ये याद रखना। अब वो एक आध क्वेश्चन ऐसा था कि इनमें लेंथेनाइड तत्व कौन है, एक्टेनाइड कौन है, वो नहीं जो परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक। सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? सूर्य किरणों की तीव्रता, ऑडियोमीटर। ऑडियो, ऑडियो से सुनने का मतलब होता है, वीडियो से देखने का मतलब होता है, तो सर ऑडियोमीटर किसकी मापेगा फिर? ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता। एक्टिनोमीटर, यही है सर सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र। अमीटर, ये तो सर विद्युत धारा। ठीक है ना, ये किसकी मापता है सर? विद्युत धारा की तीव्रता, विद्युत धारा की तीव्रता अमीटर माप के बताता है सर। क्रायोमीटर, निम्न ताप मापक यंत्र, लो से लो ताप को यह माप लेता है। निम्न ताप मापक यंत्र, निम्न ताप मापक यंत्र है आपके कौन? क्रायोमीटर। निम्न ताप मापक यंत्र है आपके क्रायोमीटर। कम से कम जितने लोग लाइव रहते हो वो भी अगर लाइक कर दोगे ना तो थोड़ा सा हौसला बढ़ता है कि हाँ यार अगर क्वेश्चंस खोज खोज के ला रहा हूं, पढ़ा रहा हूं तो इन्हें अच्छा लग रहा है। अब जियोग्राफी के 5 क्वेश्चन किए जाएं, साइंस के हो गए, स्टैटिक के हो गए, हिस्ट्री के हो गए और करंट। अब जियोग्राफी के, केंद्रीय सिल्क बोर्ड, मैंने जब एमटीएस 2024 का एग्जाम था, जीडी 2024 का एग्जाम था, तो मैंने कहा था कि आपके पेपर में एसएससी हो या रेलवे 4 ही 5 बोर्ड के बारे में बात करता है, बाकी किसी बोर्ड के बारे में कोई बात नहीं करता है एग्जामिनर। ठीक है ना, अब वो 4 से 5 बोर्ड कौन से हैं वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे बताओ इसका कि क्या है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड का गठन कब किया गया था? जैसे एक बहुत फेमस है भारतीय हस्तकला बोर्ड। ठीक है ना, हथकरघा का जो होता है अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड। तो अरे भाई पेन नहीं सेलेक्ट है क्या? हस्तकला हैंडीक्राफ्ट बोर्ड जो है वो भारतीय हस्तकला बोर्ड, ये है आपके 1953 में। ठीक है ना, 1950 में जो हैंडलूम होता है, हस्तकला और हथकरघा में अंतर है, हथकरघा बोर्ड ये हैंडलूम, जहां नहीं हाथों से साड़ियां उड़ियां बुनी जाती हैं और भी बहुत सारे कपड़े, तो हैंडलूम बोर्ड 1950 में। जो मिनी बिजनेस कुटीर उद्योग जो होता है, जिसका डीपीएसपी में भी डायरेक्ट कुटीर उद्योग बोर्ड, ये लाला बैठाया गया है 1948 में, और 1949 इसका राइट आंसर है। ये 4 बोर्ड आपके एग्जाम में कई बार पूछे हैं, सिल्क बोर्ड, हस्तकला बोर्ड, हथकरघा बोर्ड और कुटीर उद्योग बोर्ड। अगर ये 4 रखोगे तो याद रहेगा। ठीक है ना, चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे और देखेंगे अगला क्या है। एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है, बताएगा सर? उड़ीसा पुलिस के लिए होगा कि नहीं? नहीं होगा भाई, शक्ति। देखो यार ये वीडियो क्यों अटकी हुई है, मैं तो ये सोच के परेशान हूं। अच्छा हाँ, अब इसका बताओ यहां पे क्या है? एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है। ठीक है, एकमात्र टीन उत्पादक राज्य इनमें से कौन लग रहा है? सोच समझ के बताओ। अच्छा, छोटा नागपुर पठार को ना भारतीय जो मिनरल्स है, या भारतीय मिनरल्स को आप क्या, खनिज, भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहते हैं। भारतीय खनिज, भारतीय खनिज का हृदय स्थल, ये छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है छोटा नागपुर पठार, समझ लो। आंध्र प्रदेश एक तत्व है बाइराइट्स के उत्पादन के लिए जाना जाता है, आंध्र प्रदेश। ओडिशा, जनरली यहां बहुत कुछ होता है लेकिन अक्सर आपसे जो पूछता है बॉक्साइट के उत्पादन के लिए जाना जाता है, और राइट आंसर है छत्तीसगढ़। एकमात्र टीन उत्पादक राज्य दिए गए ऑप्शंस में छत्तीसगढ़ है। ठीक है ना, अगले पे आएंगे। आज छत्तीसगढ़ किसी वजह से करंट अफेयर में चर्चा में था सुबह 8 बजे वाली क्लास में। यार आज छत्तीसगढ़ का कोई क्वेश्चन चर्चा में था ना, सुबह करंट अफेयर की क्लास में छत्तीसगढ़ का कोई क्वेश्चन चर्चा में जरूर था, अब याद नहीं आ रहा है लेकिन था यार। एक सेकंड मुझे देना, मैं शायद बता पाऊं। हाँ, पहली महिला केंद्रीय भंडार इकाई छत्तीसगढ़ में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोला गया। पहली महिला केंद्रीय भंडार इकाई कोल इंडिया लिमिटेड के सब्सिडरी साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड के द्वारा छत्तीसगढ़ में खोला गया। ये आज सुबह की न्यूज थी। मैं कहा ना आज सुबह कुछ ना कुछ था। निम्न में से किस लकड़ी का प्रयोग रेलवे स्लीपर बनाने में किया जाता है? बताओ। अच्छा वो देखो, हारमोनियम, तबला, उन सब की जो लकड़ी होती हैं वो वॉलनट की बनी होती हैं। वाद्य यंत्र की लकड़ी,
वाद्य यंत्र की लकड़ी जो होती है वो वालनट की होती है, नहीं तबला हारमोनियम जो लकड़ी हल्की होती है। विलो, विलो तो तुम लोग जानते ही हो, क्रिकेट का बैट वगैरह बनाने में विलो की लकड़ी का प्रयोग होता है, क्रिकेट बैट बनाने में विलो की। ये जो नीला पाइन है ये मिनिमम 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, हिमालय वगैरह क्षेत्र में जाओगे तो करीब करीब 2500 मिनिमम मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। और जो स्प्रूस है ये लुगदी बनाने में प्रयोग होता है, क्या बनाने में? लुगदी, लुगदी बनाने में। तो फिर सर राइट आंसर क्या है इसका? अब ये तो आप बताएंगे राइट आंसर क्या है। लुगदी बनाने में प्रयोग होता है सर, नीला पाइन ही इसका राइट आंसर है। रेलवे स्लीपर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, नीला पाइन, ब्लू पाइन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, और ये 2500 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय वाले क्षेत्र में प्राप्त किए जाते हैं। देख लो कई लोग गलत किए हो, देख लो तुम खुद से ईमानदारी से देख लो कितने लोग गलत किए हो। अच्छा एक लड़की लिख रही है, ये अलग लेवल के क्वेश्चन है, ये जीएस के क्वेश्चन है। बस यही है कि अच्छा आप यही बता दो, तुम ये टॉपिक पढ़ो ही ना, कभी हिमालय के बारे में डिटेल में नहीं पढ़े। और क्या ये नहीं पूछता है कि मसूरी पर्यटक स्थल? मैं जब पढ़ाता हूं तो मेरे पढ़ाने का एक तरीका है, वो तरीका क्या है कि मैं एक क्वेश्चन के बहाने 10 क्वेश्चन करवाता हूं। आपके पेपर में चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी, चाहे पुलिस का एग्जाम, कई बार पूछ देता है नैनीताल कहां पड़ता है, दार्जिलिंग कहां, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, ये सब नहीं पूछता है कि अल्मोड़ा पर्यटक स्थल कहां पड़ता है, रानीखेत पर्यटक स्थल कहां पे पड़ता है। ये सारे बहुत सारे नाम रहते हैं, ठीक है ना। रानीखेत, नैनीताल का कितनी बार पूछा है कि नैनीताल, नैनीताल पर्यटक स्थल कहां पड़ता है। ये सब पढ़ते हैं मध्य हिमालय में, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, दार्जिलिंग, ठीक है ना, धनौटी, ये धनौटी नाम का जो जगह है, और दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग, ये सब के सब मध्य हिमालय में पड़ते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ और आपके वो नीलकंठ, ये तीनों पड़ते हैं बृहद हिमालय में। बद्रीनाथ बृहद हिमालय में, केदारनाथ, केदारनाथ जी आजकल केदारनाथ यात्रा चल रही है, और नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव, ये तीनों पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थल बृहद हिमालय में पड़ते हैं। वैष्णो देवी, अमरनाथ, वैष्णो देवी जी, वैष्णो देवी जी की मंदिर जो पड़ती है, अमरनाथ का जो गुफा पड़ता है वो आपके पड़ता है कश्मीर हिमालय में। अब ईमानदारी से बताओ, क्या बढ़िया कंटेंट नहीं मिला? एक लड़की ने अभी लिखा कि सब अलग लेवल के हैं। अरे अलग लेवल के नहीं है, जब तक कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है ना, रटा रटाया, खाली क्रिकेट में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, बाबर 1526 में आक्रमण किया, उतना सबको आता है। जब यहां पढ़ो ऐसे क्वेश्चंस तो सिलेक्शन लोगे। समझ लो मेरी बात लल्ला, हमने ये क्वेश्चन में इतना सारा कुछ मेंटेन करने की कोशिश की, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये जरूर याद रखिए। एक लड़का क्या पूछ रहा है, सर माउंट एवरेस्ट किस में पड़ता है? बेटा माउंट एवरेस्ट भी बृहद हिमालय में ही पड़ता है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट भी बेटा बृहद हिमालय में ही पड़ता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं, अगले पे आते हैं। एक लोग हैं, एक चैनल से, किसी चैनल से होंगे, जैसे मान लो एक टीचर कोई भेज देता होगा, तो वो आकर के कमेंट लिख रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बेटा हम कुछ बोलेंगे तो तुमको बुरा लगेगा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं खुद इंजीनियरिंग किया हूं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। इंजीनियरिंग वाले तो तुमको काम नहीं होता देके यहां बुलाए हैं। मैं उस एक स्टूडेंट को, थोड़ा बेटा तुम लोग रुक जाओ, उस एक स्टूडेंट को जवाब दे दूं जो कब से ऐसे हाथ वाला बनाया है, क्वेश्चन मार्क बनाया है, लिख रहा है कि एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो भैया तुमको हम न्योता देके बुलाए, तुम्हारे पापा को हम अलग से कार्ड देने गए थे कि हमारे 7 से 8 वाले लेक्चर में अपने लड़के या लड़की को भेज दीजिएगा, या मेरे चाचा की शादी में जुलूल आना, नहीं ना। तो ये लिखने के लिए क्यों आए हो? यही होता है ना पेड प्रमोशन, कि दूसरे चैनल वाले जाके दूसरे फैकल्टी के क्लास में लिखवाएं, इस टीचर से मत पढ़ना। अरे ससुर, हम नहीं दिए तुम्हारे पापा को न्योता कि अपने बेटवा को हमारे यहाँ भेज दीजिएगा पढ़ने के लिए? बहुत क्लियर है यार, मेरे हजारों स्टूडेंट है मेरे पास, मैं अपना मेहनत करना जानता हूं ना। इनके हम अलग से न्योता भेज ले रही, क्या कि हमने क्लास में लिखिया कि इस क्लास से कुछ भी नहीं आएगा, पढ़ लोगे तो जब टुम्पा हो जाओगे। भाई यहाँ से ना लायक कहीं का अब तुम लिख रहे हो तो लिखो, हमसे इससे क्या है। निम्न में से कौन पंचनद का हिस्सा नहीं है? सतलज, ब्यास, रावी, सिंधु। देखो पंचनद ऐतिहासिक रूप से तो इंपॉर्टेंट है ही, और जब से पहलगाम वाला अटैक हुआ तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सिंधु समझौता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो गया। पंचनद में कौन कौन सी नदियां आती हैं? देखो चेनाब, झेलम, सतलज, ब्यास, रावी। ये सतलज, ब्यास, रावी और चेनाब, ठीक है ना, ये 4 हो गया, और एक झेलम। ये जो है बेटा ये पंचनद में आते हैं। इसका मतलब हुआ सर सिंधु नदी पंचनद का हिस्सा नहीं है। अब या तो एक क्वेश्चन ये, या फिर इनका प्राचीन नाम आपसे पूछ सकता है, सतलज का सतुद्री, ब्यास का बिपाशा, रावी का परुषणी, चेनाब का आस्कनी, ऐसे। या फिर सिंधु समझौता कब हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में? 1960 ईस्वी में। सिंधु समझौते के तहत नदियां किन 2 भागों में बांटी गई? सर 2 भागों में बांटी गई, एक आपके कौन सा, पूर्वी और एक पश्चिमी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अगले पे आएंगे।